8. 1.5 महीने पहले की बात है। हिसार का एक गांव। बलराम की आंख खुली। 60 साल के एक किसान को घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती। बलराम को पता था सुबह के 4 बजे थे, पर यह सुबह कुछ अलग थी। उसे अपने पेट में अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो ऊंचाई से गिर रहा था, जैसे वो कुछ खोने वाला था। वो उठ के बैठ गया। उसने जमीन पे रखे लोटे से पानी के 2 घूंट पिए और उठ के अपने घर से बाहर निकल गया। गली में आके वो दाएं मुड़ा और कुछ कदम चल के पहले घर के दरवाजे पे पहुंचा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उनके गांव में आज भी लोग रात को दरवाजा अंदर से बंद करके नहीं सोते थे। वो उस घर के आंगन में गया और उसने आवाज लगाई, अजीत, रे अजीत। अंदर से खांसने की आवाज आई। फिर अंदर से आवाज आई, बलराम। हाँ भाई। बलराम के सामने छत से नीचे पर्दे की तरह एक चटाई टंगी हुई थी। बलराम चटाई हटा के अंदर गया। घर के बाहर छज्जे के नीचे एक खाट थी। उस पे लेटे हुए अजीत की आवाज फिर से आई, बलराम, भाई मेरी खाट ने बाहर ले चल। बलराम ने दोनों हाथों से खाट एक तरफ से उठाई और उसे खींचते हुए बाहर खुले आसमान के नीचे ले आया। खाट पे उसका बचपन का दोस्त अजीत लेटा हुआ था। बलराम के ही उम्र के अजीत का शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। उसके गले में मैली सी सफेद पट्टी लगी हुई थी। बलराम खाट पे अजीत के पैरों के पास उसकी ओर मुंह करके बैठा। बलराम ने अपने दोस्त की टांग सहलाई। अजीत बोला, मैं भगवान ते हाथ जोड़ूं था किसी ने भेज दे। तू आ गया देख। खुले आसमान के नीचे लेटने का मन था मेरा। दर्द तो ना है? अब कोई असर ना करता दर्द भी। हो लिया टेम। दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अजीत ने पूछा, इस बार की फसल थे बच्चे कुछ पैसे? हाँ, थोड़े बहुत। बरसात तक चल जाएंगे, तब तक अगली फसल ते थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। चल ठीक से। हाँ भाई। सुन, बल्लू और मेरी बेटी सरिता का हाल चाल देखते रहियो। फिक्र मत कर, मैं हूं अभी थोड़े दिन। ये हो गया? ना कुछ ना हुआ। अजीत, तूने सरिता अपनी बेटी की तरह पाली, पर भाई मुझे पता है इंश्योरेंस के बारे में। वो ठीक कर रहे हैं। ना भाई, यो गलत है अजीत। क्या गलत से है बता। सारी उम्र खेती करके भी मैं उनकी निया थोड़ी पैसे ना जोड़ पाया। बेचारी सरिता का तलाक हुआ। लड़के वालों ने सारा दहेज का सामान भी रख लिया और सरिता ने अपने बच्चों से मिलने भी ना देते। मैं जीते जी ना कर पाया। हो सके मेरे जानते उनका जीवन थोड़ा ठीक हो जाए। भाई, बेमानी ते मिलिया पैसा पचता नहीं। अजीत हंसा। भाई हमने ईमानदारी की कमा के क्या कर लिया बोल। भाई समाज का सारा खेल गरीब के खिलाफ काम करया करे। गरीब ना तो ढंग से जी पाता और परिवार की जिम्मेदारी ते ना ही मर पाता। भाई, ईमानदारी का फल इस जन्म में ना मिलिया, क्या पता अगले जन्म मिल जा। अरे मैं ते आऊं नहीं वापस अगला जन्म लेके। तेरा जी करे तो तू देख ले। तू ना आवे तो मैं भी क्या करूंगा के। दोनों हंसने लगे। भाई बलराम, जाते जाते एक बीड़ी तो प्या दे। बलराम ने जवाब में अपनी बनियान की जेब से बीड़ी का बंडल निकाला। उसमें सिर्फ एक ही बीड़ी बची थी। उसने माचिस से वो बीड़ी जलाई और एक कश खींच के अजीत को दे दी। अजीत ने बीड़ी का एक कश खींचा और बलराम को वापस दे दी। दोनों दोस्त खुले आसमान के नीचे चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। सुबह की चिड़ियां अब चहचहाने लगी थी। जमीन पे 2 दोस्त अपनी जिंदगी की सांझ पे बैठे थे और आसमान में सवेरा होने को था। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें। काले जुबान पे काला स्वाद है।
सुबह 8 बजे सचिन की आंख खुली। उसका सर भारी था। उठते ही उसे बेड टेबल पे थर्मस और एक खाली कप दिखाई दिया। उसने थर्मस से कप में चाय डाली और चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद वो हाथ मुंह धो के ड्राइंग रूम में आ गया। घर पे कोई नहीं था। वो सोफे पे बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और हीबा अंदर आ गई। उठ गए जनाब? सचिन कुछ नहीं बोला। दोनों को स्कूल छोड़ के आई। आमना का टेस्ट है आज और निशु का कल है। स्कूल के रास्ते में दोनों ने किताब में मुंह डाल रखा था। वैसे ये गाड़ी की छत पे क्या हुआ? सचिन अभी भी चुप था। अच्छा मत बताओ। चाय पी? मैंने थर्मस में। हिबा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। काफी टाइम से बहस नहीं की थी। फील ही नहीं आ रही थी मैरिड होने की। क्या खाओगे, ऑमलेट या पराठा? पराठा। ओके। और दोबारा मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोला या शराब पी तो तुम्हारी डेड बॉडी किसी पुलिस वाले या किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं मिलेगी। जी, याद रखूंगा। गुड। जाओ नहा लो, तब तक पराठे रेडी हो जाएंगे ना। सचिन उठ के नहाने चला गया। उसकी दिन में समीर बेदी के साथ मीटिंग थी। सचिन और आकांक्षा समीर बेदी के ऑफिस में थे। मेरी आज कुछ लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर्स के साथ मीटिंग हुई। यू वर राइट सचिन, उनके पास भी पिछले 2.5 साल में ऐसे केसेस आए हैं, वेरी सिमिलर। वो हमारे साथ अपने उन केसेस के डाटाबेस शेयर करने के लिए तैयार हैं। जिस वाइट कलर i20 से मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीडेंट हुए हैं वो एक फेक नेम पर रजिस्टर्ड थी और उस कार का फर्स्ट ओनर रियल है। नाम प्रकाश भूमल। मैं उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। ऑल्सो सभी केसेस में एक और कॉमन फैक्टर है। सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ही हॉस्पिटल में हुई, सोनीपत जनरल हॉस्पिटल, हरियाणा का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, स्पेशली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। वहाँ I was studying the case files again. 2 मोबाइल नंबर्स हैं जो 8 केसेस फाइल्स में हैं, किसी में एज विटनेस और किसी में एज कॉन्टैक्ट पर्सन। मैंने कंपनी के कॉन्टैक्ट से मोबाइल नंबर्स के रजिस्टर्ड नाम निकलवाए। दोनों टेलीमार्केटिंग कंपनी के नंबर्स हैं। ग्रेट। ग्रेट? इसमें ग्रेट क्या है? 2 लोगों के आसपास 8 लोगों को कैंसर हुआ। मतलब या तो ये दोनों लोग रेडियो एक्टिव हैं या उसी गैंग के मेंबर हैं। समीर हंसने लगा। ये नंबर्स टेलीमार्केटिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब ये नंबर्स फेक आईडी पे लिए गए हैं। मैंने आज तक इतने हाईली प्रिपेयर्ड क्रिमिनल्स नहीं देखे। मैं इन दोनों नंबर्स की कॉल लिस्ट निकलवाता हूँ, इससे और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, कीप मी अपडेट। वो दोनों ऑफिस से निकलने लगे। तभी सचिन रुका। हाँ, एक बात मैं बोल रहा था, पूरी नहीं कर पाया। सोनीपत जनरल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमन जैन। उसका नाम भी कई पोस्टमार्टम्स में है। उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। दोनों बेदी के ऑफिस से निकल गए थे। सचिन की इन्वेस्टिगेशन पे सबसे बड़ा असर डालने वाला हादसा 3 महीने पहले हुआ था। 3 महीने पहले की एक रात सफेद कलर की i20 सोनीपत जनरल हॉस्पिटल के पीछे खड़ी थी। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में सर्जिकल टेबल पे एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसके आसपास 3 लोग खड़े थे, मंजीत, विवेक और डॉक्टर अमर जैन। डॉक्टर जैन ने डेड बॉडी को देखा और फिर मंजीत को। अरे इसका भी एक्सीडेंट नहीं किया है यार। डॉक्टर अमन जैन 5 फुट 2 इंच लंबा गोल मटोल आदमी था, जिसके चेहरे पे चश्मा और नर्वसनेस हमेशा रहती थी। मंजीत ने उसे जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हम एक शादी में थे जब कॉल आया, वहीं से भागे हैं। टेम ही नहीं मिला बॉडी पे गाड़ी चढ़ाने का। अरे यो आदमी तो 40 से ऊपर का नहीं लगता। तुम लोग पहले भी एक बॉडी बिना एक्सीडेंट के लाए थे। अरे डॉक्टर साहब, कुछ ना हो, आप बस रिपोर्ट बना दो। आपको लेके भी तो जाना है। कहाँ लेके जाना है? आपने एक रिक्वेस्ट करी थी ना, तैयार है आपकी रिक्वेस्ट। बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रात की नींद अपनी एनर्जी बचा के रखो। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे पहले नहीं बता सकते थे हैं? मैं शेव करके आता। अरे 20,000 रुपए में आप जैसी मर्जी चाहो।
आपको पूरी सेवा मिलेगी। चलो जल्दी करो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। 1 घंटे बाद डॉक्टर जैन एक होटल रूम में था। एक्साइटमेंट से उसकी हालत खराब थी। मंजीत और विवेक होटल की पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे थे। गाड़ी बैक करते हुए मंजीत बोला, डॉक्टर की शक्ल देखी थी, 2 मिनट में निपट जाओगा। उसी वक्त होटल के कमरे में डॉक्टर जैन शावर लेके बाथरूम से बाहर निकला। कम ऑन बेबी। यस यस। डॉक्टर जैन बिस्तर की तरफ बढ़ा। बिस्तर में ब्लैंकेट ओढ़े सुनहरे बालों वाली एक फॉरेनर लड़की बैठी हुई थी। डॉक्टर जैन ने अपनी मेडिकल स्टडी के दौरान जब पहली बार एक फॉरेनर लड़की देखी थी, तभी से उसकी फैंटेसी थी एक बार फॉरेनर लड़की के साथ सोने की। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे हाई पॉइंट थी। इसके बाद उसकी जिंदगी बहुत जल्द किसी क्रैश होते प्लेन की तरह नीचे आने वाली थी। पर उस वक्त डॉक्टर जैन ये जानता नहीं था। उस वक्त उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे। उसका धड़कता हुआ दिल उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था, क्योंकि उस फॉरेनर ने कंबल हटा के अलग फेंक दिया था। उस लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था।